हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हुए हैं। आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो है क्या, प्रकाश किरण की उत्क्रमणीयता अर्थात रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट रे। यानी प्रकाश की किरणें जो हैं एक मीडियम से जब दूसरे मीडियम में प्रवेश करती हैं तो उसके अपवर्तनांक में किस तरीके से रिलेशन को हम लोग समझ सकते हैं। यानी उसका जो अपवर्तनांक है वह किस तरीके से व्यवहार करेगा। अर्थात देखा जाए जब एक से अधिक अगर मीडियम दिए जाएंगे तो किस तरीके से अपवर्तनांकों को हम लोग समझ सकते हैं। तो आज हम लोग इस बारे में चर्चा करेंगे कि जो सापेक्ष अपवर्तनांक है तो उनमें आखिर में रिलेशन कैसे काउंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग ध्यान दे रहे हैं, मान लेते हैं ये कोई प्रकाश किरण है जो आ रही है और एक दूसरा मीडियम है जिसे हम लोग यहाँ पर कांच मान रखे हैं। तो ये हम लोग का दूसरा मीडियम कांच हो जाता है। ये प्रथम माध्यम मान लेते हैं वायु है। जब प्रकाश की किरणें वायु से आती हैं और किसी कांच के तल पे टकराती हैं तो वह अपने मार्ग से क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है। क्योंकि हम लोग पहले ही जानते हैं यहाँ पर प्रकाश की चाल किस माध्यम में अधिक होगी, वायु में, और कांच में कम होगा। क्योंकि हम लोग जानते हैं यहाँ पर वायु का अपवर्तनांक जो होता है कम होता है और कांच का अपवर्तनांक ज़्यादा होता है। अपवर्तनांक जितना ज़्यादा होगा उतना ही प्रकाश की चाल कम होती है। ये हम लोग ध्यान रखेंगे यहाँ पर। तो हम लोग देख रहे हैं कि प्रकाश की किरणें वायु से आ रही हैं तो इसे हम लोग ने फर्स्ट माध्यम मान रखा है और इसे हम लोग ने सेकंड माध्यम मान रखा है कांच को। तो जब प्रकाश की किरणें आती हैं आप किसी दूसरे माध्यम के तल पर टकराती है तो उस माध्यम में जैसी प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। क्योंकि इसे निकल जाना चाहिए था सीधा, लेकिन यहाँ पर अपवर्तन होने के कारण यानी रिफ्रैक्शन होने के कारण अपने मार्ग से विचलित हो गया। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पर थोड़ा अविलंब की ओर झुक गया है। तो यहाँ पर हम लोग का आपतन कोण है आई और यहाँ अपवर्तन कोण है आर। ये हम लोग ध्यान रखकर चलेंगे। तो ये प्रक्रिया जब हो रहा है तो फर्स्ट माध्यम सेकंड माध्यम में जो क्रिया चल रही है तो उसे हम लोग स्नेल्स के लॉ के माध्यम से अपवर्तनांक में रिलेशन ले सकते हैं। तो यहाँ पर प्रकाश की किरणें कहाँ से आ रही हैं, वायु से कांच में। तो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक कितना होगा। तो हम लोग यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं फर्स्ट माध्यम के सापेक्ष सेकंड माध्यम का अपवर्तनांक या वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। क्योंकि हम लोग का फर्स्ट माध्यम वायु है, अब प्रकाश किस में प्रवेश कर रहा है, कांच में। तो स्नेल्स का जो हम लोग नियम पढ़ रखे हैं वो है क्या, n इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर। तो यहाँ पर हो जाएगा प्रकाश आ कहाँ से रहा है, वायु से कांच में, तो ए एन जी बराबर हो जाएगा साइन आई अपॉन साइन आर हो जाएगा। ऐसे इक्वेशन हम लोग फर्स्ट कह देंगे। अब ध्यान दें, अगर थोड़ा उल्टा हम लोग सोच के चले, यहाँ पर अगर प्रकाश की किरणें जो हैं जा रही होती सेकंड माध्यम से फर्स्ट माध्यम में, यानी प्रकाश की किरणें कांच से वायु में प्रवेश कर रही होती तो कांच में प्रकाश की चाल वैसे ही कम होता है और फिर जाकर वायु में जैसे ही प्रवेश करेगा तो उसकी चाल बढ़ जाएगी तो वह विलंब से क्या होगा, दूर हट जाएगा। क्योंकि हम लोग जानते हैं जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वह विलंब से दूर हट जाती है। तो यहाँ पे अगर प्रकाश की किरणें जो हैं ये सीधे प्रवेश करें यानी आ रही हो कांच से और प्रवेश करें वायु में तो आपतन कोण यहाँ पर क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा और ये अपवर्तन कोण आई हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग ध्यान देंगे कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक कब, जब प्रकाश जो है कांच से वायु में प्रवेश कर रहा होगा। तो यहाँ पर फिर से स्नेल्स लॉ लगा देते हैं, जी एन ए यानी ग्लांस के सापेक्ष एयर का जो अपवर्तनांक होगा। तो यहाँ पे हम लोग साइन, यहाँ पे आपतन कोण कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा और अपवर्तन कोण कितना हो जाएगा, आई हो जाएगा। तो इसे हम लोग इक्वेशन सेकंड कह देंगे। समीकरण एक का समीकरण दो में गुणा कराने पर यानी समीकरण एक का गुणा समीकरण दो से करा देते हैं तो हो जाएगा ए एन जी इंटू जी एन ए, इसका इससे मल्टीप्लाई हो गया तो हो जाएगा साइन आई अपॉन साइन आर इंटू साइन आर अपॉन साइन आई। ऐसे ये कैंसिल और इससे ये कैंसिल हो जाएगा, वन बन जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा ए एन जी इंटू जी एन ए बराबर वन, अर्थात ए एन जी बराबर वन बाई जी एन ए हो जाएगा। अर्थात इसे हम लोग कह सकते हैं वायु के सापेक्ष जो कांच का अपवर्तनांक होता है उसका वैल्यू जो होता है वन बाई कांच के सापेक्ष वायु के अपवर्तनांक के बराबर हो जाता है। तो इस तरीके से आसानी से हम लोग रिलेशन ले सकते हैं इसके बीच में। आगे हम लोग ध्यान देते हैं,
जैसे हम लोग के पास एक 3 मीडियम अलग अलग है, फर्स्ट मीडियम, सेकेंड और थर्ड। अब फिर तो ये फर्स्ट ही होगा। तो मान लेते हैं ये हम लोग का माध्यम होगा वायु, क्योंकि प्रकाश की किरणें जब वायु से चल रही है और सीधे प्रवेश कर रही है जल में, अब फिर जल से प्रवेश कर रही है कांच में, अब कांच के बाद सीधे फिर से वायु। तो यहाँ पर 3 माध्यम हम लोगों ने ले लिया, वायु, जल और कांच। लेकिन हम लोग पहले फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फर्स्ट के बारे में बात करेंगे। जब प्रकाश की किरणें वायु से आ रही हैं और जल के लेयर पर यानी सरफेस पर टकराती है, यानी जल के सतह पर टकराती है, तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। तब वायु के सापेक्ष जब आ रही है तो ये अभिलंब के साथ जो आपतित किरण है वह कोण बना रहा है, आपतन कोण अल्फा और अपवर्तन कोण बीटा। और जब प्रकाश जल से निकलकर ग्लास में जब प्रवेश कर रहा है, यानी कांच में जब प्रवेश कर रहा है, तो जल के द्वारा जो आपतन कोण बन रहा है वो है बीटा, और जो कांच में अपवर्तन कोण बन रहा है वो है गामा। और जब कांच से वायु में प्रवेश कर रही है तो यहाँ पे आपतन कोण कांच के लिए है कितना, गामा। अब फिर जाकर एयर में प्रवेश करेगा तो अभिलंब से दूर हट जाएगा, तो ये हम लोग का हो जाएगा क्या, अल्फा हो जाएगा। तो यहाँ पे ये जो होगा अपवर्तन कोण के रूप में काम करेगा। तो पहले हम लोग ध्यान देते हैं फर्स्ट माध्यम के सापेक्ष सेकंड माध्यम का अपवर्तनांक, यानी फर्स्ट माध्यम के सापेक्ष सेकंड माध्यम का अपवर्तनांक। तो ये हो जाएगा क्या, 1n2 इक्वल टू साइन अल्फा बाई साइन बीटा हो जाएगा। अब हम लोग इसी प्रकार जब सेकंड के सापेक्ष थर्ड की बात करेंगे तो सेकंड माध्यम के सापेक्ष थर्ड माध्यम का अपवर्तनांक, तो ये हो जाएगा साइन बीटा अपॉन साइन गामा हो जाएगा। अब फिर हम लोग बात करेंगे जब वह थर्ड से फर्स्ट में आ रहा है तो तीसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक 3n1 इक्वल टू साइन गामा अपॉन साइन अल्फा हो जाएगा। इन तीनों इक्वेशनों को परस्पर मल्टीप्लाई करा देते हैं, समीकरण 3, समीकरण 4 और समीकरण 5 का गुणा कराने पर हो जाएगा 1n2 इंटू 2n3 इंटू 3n1। ये देखो ये आपस में गुणा कराएंगे तो सब आपस में कैंसिल होकर 1 बन जाएगा। यहाँ पर 2n3 कर देंगे, 2n3 तो ये हो जाएगा इक्वल टू 1 बाई ये हो जाएगा 1n2 और ये हो जाएगा 3n1 हो जाएगा। अब यदि हम लोग देख रहे हैं इससे पहले जो डेरिवेशन कर चुके हैं तो हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं ऐसा, यानी उस डेरिवेशन के आधार पर हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि 1/3n1 को क्यों लिख सकते हैं 1n3, क्योंकि हम लोग ये जानते हैं सूत्र में ये हो जाएगा GNA बराबर 1/ANG, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखें तो 3n1 बराबर क्या हो जाएगा, ये अकॉर्डिंग टू इसके अनुसार तो हम लोग लिख सकते हैं ANG लिख सकते हैं। तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि 3n1 इक्वल टू हो जाएगा 1/3n1 इक्वल टू 1n3 हो सकता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 1/3n1 को क्या लिख सकते हैं, 1n3 लिख सकते हैं। तो इन दो इसके स्थान पर हम लोग 1n3 और अपॉन में है क्या 1n2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखें तो 2 से अधिक माध्यमों के बीच हम लोग संबंध भी निकाल सकते हैं। अगर हम लोग यहाँ पर सपोज करें कि ये एयर है, ये जल है और ये कांच है, तो सेकंड माध्यम क्या है W और थर्ड माध्यम कांच है। तो WNG बराबर फर्स्ट माध्यम एयर है AN और थर्ड माध्यम हम लोग का कांच है, तो ANG बाई और 1 फर्स्ट माध्यम A हो जाएगा और ये N और सेकंड माध्यम हम लोग का जल हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर ध्यान देंगे WNG को क्या लिख सकते हैं ANG बाई ANW। हम लोग देखा जाए तो ये हम लोग का एयर के सापेक्ष में है, यानी एयर ये भी है, एयर ये भी है, तो ये हम लोग का निरपेक्ष अपवर्तनांक जाएगा और ये हम लोग का सापेक्ष अपवर्तनांक में चला जाएगा। तो WNG यानी ये हम लोग का हो जाएगा जल के सापेक्ष कांच का जो अपवर्तनांक होता है वह वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक तथा वायु के सापेक्ष जल के अपवर्तनांक के अनुपात के बराबर हो जाता है। तो ये हम लोग का एक संबंध मिल जाएगा जो हम लोग ध्यान रखेंगे। अब इसी पे एक छोटा सा हम लोग न्यूमेरिकल देख लेते हैं जिससे हम लोग को ये हिस्सा समझ आ जाए।
हम लोग ध्यान देते हैं। क्वेश्चन दिया है वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक 1.33 तथा वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 1.5 है, तो जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। ज्ञात करो, यानी हमें ज्ञात करके देना है क्या, जल के सापेक्ष WnG का वैल्यू कितना होगा। और जबकि दिया हुआ है ANG, वायु के सापेक्ष, पहले जल है ANW, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक 1.33 और वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक तो ANG 1.5 दे रखा है। अब पूछ क्या रहा है WnG, तो WnG इस पे हम लोग ध्यान रखेंगे। लास्ट में देख रहा है G, तो लास्ट में जब G है तो इसे लिख सकते हैं ANG और पहले है W, तो इसे लिखेंगे ANW। यहाँ से भी मात्रा मिला सकते हैं, यानी WnG है तो ये W जो है अपॉन में रहेगा और ये G ऊपर रहेगा, तो ये हम लोग का अंश बन जाएगा, ये हम लोग का हर बन जाएगा। तो वैल्यू है कितना 1.5 और ये है 1.33। और जब इससे हम लोग डिवाइड करेंगे तो जीरो यहाँ बढ़ा लेंगे, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 150/133। तो इसे भाग देंगे तो लगभग में आ जाएगा कितना 1.12, तो ये हो जाएगा WnG हो जाएगा। तो इस तरीके से आसानी से हम लोग इसे समझ सकते हैं। इस टॉपिक को आसानी से हम लोग समझ सकते हैं। अब बोर्ड एग्जाम में यानी देखा जाए तो बोर्ड एग्जाम चाहे हाई स्कूल का हो या इंटरमीडिएट का हो, यानी इस पर एक क्वेश्चन अवश्य आ जाता है। अधिकांश हाई स्कूल में इस पर क्वेश्चन एक बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलता है। इसलिए मैं चाहूँगा कि इसका तुम लोग अभ्यास करो और बोर्ड एग्जाम में बेहतर अंक प्राप्त करो।